आदाब, मैं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मिडल ईस्ट एक्सपर्ट जनाब प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो डील पर साइन की बात हो रही है, जैसा कि डिजिटल साइन की बात हो रही है, अभी जुमा को 19 जून को फाइनली इस पे साइन हो जाएगा, लेकिन कौन कितना एतमाद कर रहा है और इजराइल इस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल इससे मुत्तफिक नहीं है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने सबकी राय ली है, सबसे मशवरा किया है, जिसमें इजराइल भी शामिल है। उसके बाद हमने ये डील की है। आखिर कहाँ पेचीदगी है और क्या वाकई ये जो बातें सामने आ रही हैं, इस पर हतमी फैसला कोई हो जाएगा? इसी पर हम बातचीत करेंगे। बहुत-बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है प्रोफ़ेसर आफ़ताब कमाल पाशा साहब आपका। शुक्रिया। जी कैसे देख रहे हैं? क्या वाक़ई किसी नतीजे पर ईरान और अमेरिका पहुँच जाएँगे? क्या उम्मीद करते हैं आप? जी, शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये इस सदी का सबसे अहम अ, पीस एग्रीमेंट है और ये पिछले तकरीबन 50 सालों में बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की। मैं पहला पॉइंट ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये 45 सालों से ज्यादा जो अमेरिका ने रेजिम चेंज का एजेंडा चलाया, कार्टर के ज़माने से, सदर कार्टर के ज़माने से रीगन, बुश और वगैरह-वगैरह। तो अब 28 फरवरी को जब इज़राइल और अमेरिका मिलकर हमला करे, उनका एक ही मकसद था कि ऐसी बमबारी करें, शॉक एंड ऑ कि ये रेजिम खत्म हो जाए बमबारी से और लोग वहाँ सड़कों पे आके इनका तख्ता पलट दें और ईरान का तेल कब्जा करके जो है चीन को तेल भेजना बंद कर दे और इस पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा, अपना असर और रसूख बढ़ाने की ये साजिश कर रहे थे। तो ईरान ने पिछले 40 सालों से जो फौजी तैयारी की थी ईरान इराक वार के जंग के बाद, वो किसी की नजर नहीं पड़ी। मतलब वो इतने खुफिया तौर पे पहाड़ों के अंदर अपने ड्रोन्स बनाने की फैक्ट्रियां और मिसाइल बनाने की फैक्ट्रियां लंबी चौड़ी तैयार कर दी थी कि वो ये 15,000 से ज्यादा ठिकानों पे जो अमेरिका ने बमबारी की ईरान में और 10,500 ठिकानों पे इसराइल ने जो बमबारी करी, ये लगातार पहाड़ों के अंदर जो छुपे हैं कारखाने ईरान के, उसको बमबारी करके तहस नहस करने की कोशिश करे, लेकिन कुछ नहीं कर सके। ना उनको पता था, ना उनकी एक्यूरेसी थी, ना वो पहुंच वहां तक जा सकी। तो इतनी तवील बमबारी के बाद भी ईरान जो है अपने मिसाइल दागता रहा पूरे खाड़ी में और जॉर्डन पे और इजराइल में। तो फौजी ताकत जो है ईरान ने बता दिया और ईरान इजराइल और अमेरिका को हार मानना पड़ा एक तरीके से, जो कि अब एग्रीमेंट में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में खुलेआम सभी को पता चल रहा है। देखिए, इसमें दो तीन चीजें मैं अहम बिग पिक्चर जो कहते हैं उसको बता देना चाहता हूँ। अगर आप बारीकी से इस एमओयू को देखें, इससे ये बात जाहिर होती है कि ये ईरान का जो इंटीग्रेशन है मेन स्ट्रीम में पूरी दुनिया में, फाइनेंशियल सिस्टम, डिप्लोमेटिक सिस्टम, आइसोलेशन और सैंक्शन से फ्री, वो होने जा रहा है। क्योंकि ईरान को ये तोहमत लगा के कि ये आतंकी देश है और ये हिजबुल्लाह, हमास जैसे आतंकी ग्रुपों को सपोर्ट करता है और बम बना रहा है और फलां कर रहा है बोल के उन्होंने आइसोलेट कर दिया था और बदगुमानियां पैदा कर दी थी, जिससे लोग कंदरा रहे थे ईरान के साथ कोई भी रिश्ता रखना। यहाँ के भारत भी, यहाँ तक कि भारत भी जो सिविलाइजेशनल था और ऐतिहासिक रिलेशंस बता रहे थे, वो भी अमेरिका के दबाव में, इजराइल के दबाव में आके रिश्ता नाता वर्चुअली तोड़ लिया था।
तो इस लिहाज से ये इंटीग्रेशन जो है बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरा ये है कि ईरान ने बहुत चालाकी से डिप्लोमेटिकली ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में दरार डाल दी है। जो दोनों मिलके हमला कर रहे थे, दोनों मिलके सदियों से काम कर रहे थे इस क्षेत्र में, अब दोनों में डिफरेंसेस उभर के आ गए हैं और अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट में अपनी इक्तिसादी जो प्रयास है उसको बचाने के लिए अब सीज फायर कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है, जो कि इजराइल को पसंद नहीं है। वो हर मुमकिन कोशिश आगे चल के करेगा, मैं 1 मिनट में बताऊंगा क्या कर सकते हैं। तो तीसरा ये है कि जो अमेरिका कई 50-60 सालों से खाड़ी के देशों में अड्डे बनाया है और उनका मुहफ़िज़ बन गया था, अब वो धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। अब ये खाड़ी के देशों को, खलीज के देशों को, मुल्कों को पता चल रहा है कि वो ईरान के साथ मिलजुल के रहना है और आपसी भाईचारा के ताल्लुकात से मिलकर रहना है और उनकी इक़्तिसादी डेवलपमेंट में का हाथ बटाना है बोल के कतार और यूएई पहले ही बात करके कुछ न कुछ अपना वादा कर रहे हैं। तो जो पेट्रो डॉलर्स वन वे ट्रैफिक में अमेरिका को जाते थे, अब मशरिक ईस्ट में भी जाना शुरू करेंगे। ईरान पे भी तवज्जो देंगे वो इन्वेस्ट करने का। और चौथा बड़ा ये है कि ईरान जो है इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में 3-4 उसके मुद्दे बिल्कुल आने नहीं दिया। एक तो मिसाइल प्रोग्राम कि इजराइल जो अमेरिका पीछे पड़े थे उसमें बातचीत में नहीं लाया कि ड्रोन हो, मिसाइल हो, फैक्ट्रीज को बंद करना है, कम करना है, रेंज करना है वगैरह वगैरह। दूसरा ये है कि वो अपने साथियों को अबैंडन नहीं किया, छोड़ा नहीं है अकेले, जैसा हिजबुल्लाह है और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है, हूती है, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उन पे कोई कंट्रोल नहीं है किसी का भी। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है दोनों। और तीसरा जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जो है ओमान के साथ मिलके वो मैनेज करेंगे और इनिशियली तो वो शायद टोल नहीं डालेंगे, लेकिन जो सर्विस फीस है वो डालने का भी वो इसरार कर रहे हैं, दोनों शेयर करेंगे इसमें। तो जो बड़ी बड़ी जहाजें तेल और गैस की जो डीप सी में जाते हैं वो ईरान की तरफ से ही जा सकते हैं और ओमान का जो सी कोस्ट है वो छोटी शिप्स जा सकते हैं। तो ईरान जो है ये अपना कंट्रोल बता के रहा है कि ये अपना है और हमारे कंट्रोल में रहेगा, ओमान के साथ मैनेज करेंगे बोल के अमेरिका इसको कंसीड करा है। और चौथा और सबसे अहम बात कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी फौज बढ़ाएगा नहीं। इसका मतलब जो भी तहस नहस हुआ है उसको रिपेयर करके दोबारा नहीं आएगा, जो कि ईरान की शर्त थी। तो इसका मतलब ये है कि जो ईरान पहले से ही मांग कर रहा था कि आप कौन होते हैं यहाँ दखल अंदाजी करना के पुलिसमैन, तो आप यहाँ से जाइए बोल के वो इसरार करके मान लिया है अमेरिका की अपनी फौजें धीरे धीरे हटाएगा। तो ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि कम नहीं है फौजी कार्रवाई से, फौजी कामयाबी से। तो फौजी कामयाबी और डिप्लोमेटिक कामयाबी दोनों अगर मिला के देखें तो इन्होंने ईरान ने इतना बड़ा कारनामा करके बताया है कि अमेरिका को दोनों फ्रंट पे पीछे ढकल दिए हैं और रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका में वहाँ के सीनियर लीडर्स जो हैं इजराइल को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और नेतन्याहू जो है जब ट्रंप ने 2 दिन पहले बात की बेरूत पे हमला करने के बारे में, तो वो कुछ उफ भी बोल के उनका दम नहीं हुआ। तो वो चुपचाप सुनते रहे और जो सीज फायर लेबनान का भी लिंक हुआ है उससे वो बेबस हैं, मजबूरन उनको सीज फायर एक्सेप्ट करना पड़ेगा लेबनान में। लेकिन उनके मिनिस्टर्स जो है, चाहे वो इजराइल कार्सोर दिफाई मिनिस्टर या बेन गवीर जो नेशनल सिक्योरिटी के हैं, वो कुछ भी कह ले तो उनका कोई माने नहीं रखता। वो पब्लिक के लिए आश्वासन देने के लिए वो कहते रहेंगे,
लेकिन असल बात यह है कि इजराइल को सीज फायर एक्सेप्ट करना होगा और धीरे धीरे वहाँ अमेरिका के दबाव में खाली भी करना है जनूबी लेबनान। ये कुल मिला के बड़ा पिक्चर मेरे नजर में आ रहा है। और खाड़ी के देश जो है समझ गए हैं कि अमेरिका उनका दिफा नहीं कर सकता या इजराइल यूएई का दिफा नहीं कर सकता है, और आगे चल के मल्टीपोलर वर्ल्ड में उनको मिलजुल के रशिया या चाइना और दूसरे देशों के साथ, ईरान के साथ मिलके आगे चलना है। अमेरिका इज ए डिक्लाइनिंग पावर बोल के उनके दिमाग में ये बात मेरे ख्याल से अच्छी तरह बैठ गई है। जी नहीं, नहीं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि क्योंकि इज़राइल ने तो बहुत क्लियर कर दिया है कि जहाँ पे और जिस तरह से हम कायम हैं, अभी हमारी जो फ़ौजें हैं, जब तक हमें इत्मीनान नहीं हो जाएगा अपनी सिक्योरिटी को लेकर, तब तक तो हम हटाएँगे नहीं, चाहे लेबनान हो, सीरिया हो या गाज़ा हो, हम तो वहाँ पे रहेंगे और ज़रूरत होगी तो हम अपनी फ़ौज का, अपनी ताकत का इस्तेमाल भी करेंगे। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लग रहा है कि बहुत ही एक पेचीदा मसला है ये? जी, जरूर पेचीदा मसला है, लेकिन इसका हल अमेरिका को पता था और वो करने जाएंगे धीरे धीरे करके। देखिए, अमेरिका में इजराइल की पॉपुलैरिटी बॉटम पे है। 75% लोग वहाँ इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। बिल्कुल। और उनको पता चल गया है कि गाजा के नरसंहार के बारे में बाद कि अमेरिका इजराइल के लिए इस जंग में कूदा और उसकी इक्तिसादी हालत घटती जा रही है। और सिर्फ अब वहाँ के एनालिस्ट बता रहे हैं कि 15 दिन का तेल बाकी है स्ट्रेटेजिक रिजर्व, सिर्फ 15 दिन का। दिन में 24 घंटे में अमेरिका 21 मिलियन बैरल तेल फूकता है। 21 मिलियन, जिसमें से वो 18 मिलियन खुद पैदा करते हैं, बाकी का बाहर से आता है। तो ये कीमतें कम करने के लिए जो है ये अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व रिलीज कर रहे थे, ताकि जो $2.5 था गैलन, 4.5 हो गया। तो उससे अमेरिकियों को काफी नुकसान हुआ, उससे जुड़ा हुआ इन्फ्लेशन भी बढ़ गया और स्टॉक मार्केट भी काफी गिरावट देखने में आई। तो अमेरिकियों को काफी वहाँ नुकसान हुआ और लोग ट्रम्प के खिलाफ, रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। और मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर जीत होती है तो ट्रम्प का इम्पीचमेंट जरूरी हो जाता है और उनको हटाया भी जा सकता है। तो इस डर से जो है किसी भी शर्त को वो मानने के लिए तैयार हो गए थे और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की ईरान को हराने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जबरदस्ती खोलने के लिए। लेकिन हर बार हर कोशिश उनकी नाकामयाब हुई और उनको बहुत धक्का हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी देश उनको हाथ बटाने के लिए आगे नहीं आ रहा था, ना ब्रिटेन, ना नाटो कंट्रीज, ना जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी नहीं। हालांकि भारत पर भी काफी दबाव आया और 4 फ्रिगेट्स मोदी को, सरकार को भेजना पड़ा, लेकिन उन्होंने भी वहां जाके हाथ जोड़ के खड़े हो गए, गल्फ ऑफ ओमान में कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए अमेरिका इस पूरी जंग में अलग थलग हो गया और उनको पता चला कि ये अकेले ही लड़ना पड़ेगा। और जो एस्टिमेट लग रहा है $240 बिलियन ये 28 फरवरी से खर्चा हुए हैं अमेरिका के, तो काफी भारी पड़ गई है अमेरिका के लिए। और ये पूरा अपना हिसाब वही चुकाना पड़ेगा, कोई उनको मदद नहीं करेगा। तो इस लिहाज से जो है इजराइल पे अब दबाव पड़ेगा और इजराइल जो 28 फरवरी से जो करता था ईरान के खिलाफ साजिश, वही कर पाएगा कि ईरान की न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एक का मार दिया और वहां साइबर अटैक कर दिया और लीडर्स को निशाना बनाया, छोटे मोटे मोसाद उकसाएगा यहाँ वहाँ। लेकिन जो बमबारी करना है बड़े पैमाने पे, वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसको सऊदी सरहद से गुजर के जाना पड़ेगा और सऊदी अरेबिया बिल्कुल मना कर देगा। उनको पता होगा कि ईरान बमबारी जवाब में करेगा बोलते। तो काफी महंगा होगा और अकेले नहीं कर सकता। अगर हो सकता तो 25 साल पहले ही करते हो। तो इस ताक में थे कि ट्रम्प उनकी बात मान गया और दोनों मिलकर बमबारी करें,
जिससे उनके रजीम चेंज ना हुआ, ना न्यूक्लियर प्रोग्राम तहस नहस हुआ, ना मिसाइल्स हुए, ना एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस को कमजोर कर सके, ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अपने बलबूते पे ओपन कर सके। ये पूरा जो है नुकसान हुआ। और जैसा जेडी वांस ने वार्निंग देके नेतन्याहू को कहा कि आपकी बातों में आके हमारे सदर इसमें मुलविस हो गए, हमको नुकसान हो रहा है और हमको जो भी हमारे हित में करना है एग्रीमेंट वही करेंगे, आप चुपचाप रहिए बोल के उनको वार्निंग भी दे दिया था। जी। लेकिन ये ठीक है, ये सारी बातें हुई, जेडी वेंस ने तो यहाँ तक कहा कि भाई बहुत हो गया 47 साल, अब हमें कुछ मिल करके करना चाहिए। अब उनको लग रहा है कि ईरान जो है उसको काबू में कर पाना बहुत मुश्किल है। ईरान वेनेजुला नहीं, ये तो बिल्कुल सही है और दुनिया ने भी ये देख लिया कि ईरान एक पावरफुल मुल्क है। लेकिन ये मंसूबे सिर्फ ईरान से मुतालिक नहीं, ग्रेटर इज़राइल बनाने में तो अमेरिका का भी बहुत बड़ा मफाद है और उनकी अपनी बहुत बड़ी पॉलिसी है और पूरा मतलब जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है या सरमायाकार हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसका क्या होगा? फिर ग्रेटर इज़राइल तो खटाई में पड़ जाएगा या ये कह लें कि इनको बैक करना पड़ेगा? जी, अब ग्रेटर इज़राइल का प्रोजेक्ट क्वेश्चन मार्क हो गया है, क्योंकि वो समझते थे कि ग्रेटर इज़राइल का प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे कामयाबी से ईरान को हरा के। लेकिन ईरान अब अड़चन बढ़ गया है, ईरान को कुछ नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि अब्राहम अकॉर्ड्स के जो वो आग्रह कर रहे थे, अब अब्राहम अकॉर्ड्स को ना सऊदी अरेबिया छुएगा, ना कतार, ना कुवैत, ना ओमान, ना पाकिस्तान। तो अब्राहम अकॉर्ड्स का जो है दबदबा कमजोर हो जाएगा। तो इस लिहाज से जो है ये जो खाड़ी के देशों के साथ मिलके ग्रेटर इज़राइल का प्रोजेक्ट करने वाले थे, ये पंचर हो गई गाड़ी है। ये आगे नहीं बढ़ सकेगी और अमेरिका खुद इसको नहीं करेगा क्योंकि उसको नुकसान होने वाला है। तो देखिए अब टर्की भी इसमें शामिल हो जाएगा ग्रेटर इज़राइल के प्रोजेक्ट को टालने में, क्योंकि सीरिया में उसका असर और रसूख काफी ज्यादा है, इज़राइल नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब तो सीरिया अब भी नाराज़ हो रहा है जो अल-शरा है, हालाँकि वो इन्हीं के रहमो-करम पे आए वहाँ पे, लेकिन वो भी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे थे क्योंकि ये अंदर घुसते जा रहे हैं, बेंजामिन यहाँ नेतन्याहू सीरिया। हाँ, क्योंकि वहाँ के लोग वहाँ अपोज कर रहे हैं शरा को कि आप क्या कर रहे हैं सदर बन के, इज़राइल हड़प रहा है आपकी हमारी जमीन गोलान हाइट्स के तरफ और दूसरी तरफ। तो इस लिहाज से उनको सत्ता में रहना है और अगर वो सुनेंगे नहीं तो वहाँ भी बगावत होगी, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत नेशनलिस्ट हैं और इज़राइल को हेट करते हैं। तो इस लिहाज से उनको भी पलटना पड़ेगा इज़राइल के खिलाफ। धीरे धीरे मिस्र को भी पता चलेगा कि ये कितना ये नरसंहारी देश है इज़राइल। और इज़राइल जो है इज़राइल ही नहीं था, अमेरिका पीछे था इसके, हर एक कदम में अमेरिका उसके पीछे था। क्योंकि अब अमेरिका को ही पीछे ढकल दिया है ईरान ने, तो ग्रेटर इज़राइल का प्रोजेक्ट कमजोर हो जाएगा और यहूदी चाहे कितना भी पैसा हो दौलत हो वो आगे बढ़ा नहीं सकेंगे, क्योंकि अपोजिशन बढ़ती जा रही है। देखिए पहले सिर्फ जमाल अब्दुल नासिर थे 50-60s में, उनको खत्म कर दिया है। उसके बाद इराक आया, लिबिया आया, उनको भी खत्म करे। तो अब ईरान आया और ईरान अपने बलबूते पर मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसके बाद टर्की भी है, टर्की लार्जेस्ट नाटो मेंबर है और बहुत ताकतवर है। तो ये सभी तरफ से घेरा गया है अब, टर्की, ईरान, इजिप्ट और इधर पाकिस्तान वगैरह, और खुद अमेरिका में इनकी मकबूलियत कम होती जा रही है और धीरे धीरे अमेरिकी अपने इक्तसादी प्रॉब्लम्स को इजराइल पे ब्लेम कर रहे हैं। तो उनका जो अड्डा है अमेरिका, वही वहाँ कमजोर हो रही है इनकी। और हालांकि वो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, अभी साजिशें करते रहेंगे, एपेक को इस्तेमाल करते रहेंगे, यहूदियों की जो दौलत है उसको भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अमेरिका खुद अब नजरसानी करेगा कि क्या ये हमारे हित में है इजराइल को सपोर्ट करना।
और उनसे जो कुछ भी बचा हुआ है उनका असर और उसको भी खत्म करना है या बचाना है बोल के। और ईरान ये नहीं कि तमाचा सुनता मारो बोल के एक तरफ चुपचाप बैठा रहेगा, जैसा भारत को अमेरिका जलील कर रहा है। तो अमेरिका को या इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देगा, और सबसे साइलेंट काम वो ये करेगा कि खाड़ी बंद कर देगा और फायरिंग करेगा जो भी जहाज जाएगी। तो वहाँ की एक जहाज पर भी अगर फायरिंग करते तो तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो वो ऐसा करके बताएगा कि अगर कोई उल्लंघन होगा इजराइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से या खाड़ी के देशों की तरफ से, तो वो अपना जो है पूरा तेल का, गैस का गला पकड़ लिया है हॉर्मोज के जरिए, और वो इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। और सब मिलके कोशिश भी करे, लेकिन इंटरनेट लाइन भी कहा है, इंटरनेट लाइन जो गई हुई है जो वो उसके लिए वो भी भी काट काफी सकता है। केबल जो हाँ, वो भी काट सकता है, पूरा ऑनलाइन का ठप कर सकता है ईरान, लेकिन वो करने वाला था। अगर बमबारी जो सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात कर रहे थे, वो सिर्फ धमकियां देके डर गए। वो अपने सिविलाइजेशन को बचाने में लगे हुए हैं, अमेरिका और इसराइल। जी बिल्कुल। बहुत सारे और सवाल थे, लेकिन फिलहाल जो है प्रोफेसर पाशा बस यहीं पे आप से इजाजत चाहूंगा। और बहुत अच्छा तबसरा आपने किया ग्रेटर इजराइल से लेकर के और ग्रेटर ईरान तक का सफर। वो मैं यही कहूंगा, क्योंकि लोग अब यही कह रहे हैं कि ईरान ने एक अच्छा अचीवमेंट जो है किया है। तो बहरहाल मैं फिर इसी मौजू पे किसी वक्त जब कोई भी डेवलपमेंट होती है उससे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमसे जुड़े। इंशाल्लाह फिर आप कदम पे हाजिर होंगे और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।